अब तक हमने देखा कि शाजिल को अब उस गार में बैठे बैठे वक्त गुजर चुका था और रात की तारीकी में कब उसकी नींद लगी उसे मालूम ही ना पड़ा। जब उसकी सुबह नींद खुली तो उसने देखा कि चारों तरफ सूरज की किरणों की रोशनियां फैली हुई है और वो गार जो पत्थरों से बनी हुई थी वो साफ तौर पर अब उसे दिखाई दे रही थी। अभी वो गार का मुआयना ही कर रहा था कि तभी अचानक उसे एक इंसानी वजूद दिखा। इंसानी वजूद पर जब उसने गौर किया तो वो कोई बुजुर्ग थे। वो बुजुर्ग के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आप कौन हैं। तभी वो बुजुर्ग आंखें खोलकर उसे देखते हैं और उसके बाद एक प्याला उसकी तरफ बढ़ाते हैं। उस प्याले के अंदर शरबत नुमा कोई चीज होती है। उस शरबत को जैसे ही शाजिल को पीने का इशारा दिया जाता है, शाजिल उनका हुक्म इस तरह से मान लेता है जैसे उन बुजुर्ग को वो सालों से जानता हो। उसके बाद शाजिल उस जैसे ही शरबत को पी लेता है तो उसके जिस्म में वो तवानाई, वो तंदुरुस्ती आ जाती है जो इससे पहले नहीं थी। जो थकान और जो उसका बदन टूट रहा था इतनी भाग दौड़ करने की वजह से, इस गार में रात गुजारने की वजह से, ठंड की वजह से, जो भी उसको परेशानियां थी सारी अपने आप उस शरबत को पीते ही खत्म हो गई। उसके बाद उसने बुजुर्ग से रहनुमाई की दरखास्त की। बुजुर्ग ने उसे रास्ता बताया और उसके बाद वो उस सुराग से जाने लगा। लेकिन तभी बुजुर्ग ने कहा कि अब तुम्हें नई राह इख्तियार करना है। उसने बुजुर्ग को अपनी मोहब्बत के बारे में बताया। बुजुर्ग ने रहनुमाई की और उसे रास्ता बता दिया और अब उस रास्ते पर चलते हुए गार से बाहर निकल रहा था। तभी उसने देखा कि अब गार सिकुड़ते जा रही है, तंग होते जा रही है और अब आगे गार दूसरे दहाने तक सिकुड़ती जा रही थी। दूसरे दहाने से जैसे ही मैं बाहर निकला तो अपने आप को मैंने एक अलहदा जगह, एक अलग ही जगह पर खड़ा हुआ पाया। लेकिन अभी भी मुझे गहराइयों में एक बस्ती जरूर नजर आ रही थी। गालिबन ये कोई छोटी सी कोई बस्ती थी। मैं तो शदीद हैरत से गुम ही रह गया था कि आखिर में ये कहाँ पर आ गया और ये कौन सी जगह है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस जगह का तस्वुर भी नहीं किया था। इलाही आखिर ये माजरा क्या है। मैं तो लाहौर के निवाह में था, अब ये कौन सा पहाड़ी इलाका आ गया है जहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। इतने फासले आखिर कैसे तय हो गए। लेकिन पीछे का माहौल जो था वो मेरी निगाहों में ही था कि मैं कहाँ से चला था और कहाँ पहुँच गया हूँ। सूरज जो था वो आसमान पर चढ़ता ही जा रहा था और फिर पहाड़ी की गहराइयों में इसार में एक मुझे रेल दौड़ती हुई नजर आई। उसके थोड़े ही फासले पर एक स्टेशन भी मौजूद था। ये जहाँ पर मैं अभी मौजूद था ये बड़ी हसीन जगह थी, लेकिन अभी मैं इससे मुकम्मल तौर पर ना वाकिफ था कि ये जगह कौन सी है, मैं कहाँ हूँ। इसीलिए ये हसीन माहौल भी मुझे डरा रहा था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मैं किस जगह पर मौजूद हूँ। मैंने कुर्बो जवाहर के तमाम इलाके देखे थे। मेरा अपना वतन था, मेरा अपना शहर था। मैं किसी अजनबी जगह पर नहीं था। लेकिन फिक्र की बात ये थी कि मैं था कहाँ। लेकिन ये मेरी कोई मानूस जगह भी नहीं थी, इसलिए मैं बता नहीं सकता था मैं कहाँ हूँ। अब सोचने समझने की ताकत मेरे पास इतनी नहीं बची थी। मैं तो यही सोच रहा था ना जाने किस तिलिस्म में मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। अब मुझे कोई भी मुश्किल पेश आ सकती थी, लेकिन उन बुजुर्ग के अल्फाज को मैं नजरअंदाज हरगिज नहीं कर सकता था क्योंकि उन्होंने मुझे साफ कहा था, सफर वसीलाए जफर है। बुलंदी पर खड़े होकर मैंने गहरी निगाहों से आसमान की जानिब देखा और मेरे होठों से अचानक ये आवाज निकली, जमाना कदीम में इश्को मोहब्बत की बहुत सारी दास्तानें रकम दराज हैं। सब ने उन कहानियों को लिख लिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी कहानी कोई भी नहीं लिखेगा। लेकिन इश्क और मोहब्बत की ये अनोखी कहानी मैं खुद जरूर आगे बढ़ाऊंगा और उस वक्त तक मैं इसे आगे बढ़ाता रहूंगा जब तक कि मेरी जिंदगी की शाम ना हो जाए। ऐ परवरदिगार मौला, तेरा नाम लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और तेरे नाम पर ही अब मैं कामयाबी तलाश कर रहा हूँ। इतना कहकर मैंने आसमान की जाने से नजर नीचे की और उस पहाड़ों की गहराइयों की जानिब मैंने अपना कदम भी अब बढ़ा दिया था। कदम बढ़ाते चले गए, रास्ते तय होते चले गए। तभी इस दौरान मेरे सामने 2 ट्रेनें गुजर चुकी थी। जिस रेलवे स्टेशन पर मैं पहुंच गया था वो ज्यादा बड़ा भी नहीं था और ज्यादा वहां पर रश यानी ज्यादा पब्लिक भी वहां पर मौजूद नहीं थी। पीछे मेरे जो कोई बस्ती फैली हुई थी शायद वो कोई हिल स्टेशन था। लेकिन सब के सब चीजें जो थी, हिल स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन हो या कोई भी जगह हो, ये सब की सब जगहें मेरे लिए तो अजनबी ही थी। इन्हें देखकर अब भी मैं दावा नहीं कर सकता था कि मैंने अपने वतन का एक एक हिस्सा देख रखा है, क्योंकि ये जगह तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। हैरत की बात है कि मेरे रास्ते ना जाने कौन कौन से अजनबी रास्तों के पास से ही गुजर रहे थे। ऐसे अजनबी रास्ते जो जिंदगी में कभी न देखे हों। किस्सा ही ऐसा था, मैं आग से बनी मखलूक के जाल में फंस चुका था और अब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है और आगे मेरे साथ आखिर होगा क्या। जिस वक्त ये तवील फासला तय करके मैं रेलवे स्टेशन की जानिब पहुंचा तो दूसरी तरफ से उस वक्त एक ट्रेन आ रही थी और उसकी रफ्तार भी अब सुस्त होती चली आ रही थी। मैं अब यही सोचने लगा था कि मुझे अब इस ट्रेन में सवार हो जाना चाहिए। मुझे उन बुजुर्ग से मालूम पड़ा था, उन्होंने कहा था कि सफर वसीलाए जफर होता है। मुमकिन है कि ट्रेन के इस सफर में मुझे कोई ऐसा सहारा, कोई ऐसा आसरा मिल जाए
जिससे अब मेरी मुश्किल का हल हो सके। माशा तो हर लम्हे ही मेरे साथ थी और मैं उसे कहीं भी और कभी भी अपने दिल में झांक कर देख सकता था, क्योंकि वो तो हर पल मेरे साथ थी, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाऊं, किसी भी हिस्से में चले जाऊं। आखिरकार फिर ट्रेन मेरे सामने आकर रुक गई। तरह तरह की आवाजें बढ़ने लगी और ट्रेन के कंपार्टमेंट मेरे सामने से अब गुजरने लगे, जिन्हें हम डब्बे भी कहते हैं। उसके बाद मैं ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में सवार भी हो गया। ये अच्छा खासा शानदार कंपार्टमेंट था, एसी डब्बा था और गालिबन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ही था। लेकिन इस कंपार्टमेंट में कोई बंदा भी मौजूद नहीं था और मैं उसमें अभी मौजूद ही था और मैंने हैरत से देखा कि चंद लम्हे बाद ही ट्रेन वापस से चल पड़ी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि इस ट्रेन में आखिर कोई सफर क्यों नहीं कर रहा है कि दफ्तर ही यानी अचानक ही वहां से बाथरूम से एक उम्र रसीदा शख्स यानी एक ज्यादा उम्र का बूढ़ा शख्स अंदर से आता हुआ नजर आया। उसके चेहरे पर कर्ब के आसार थे और उसके हलक से कराहें तकलीफ भरी आवाजें निकल रही थी। मैं अब चौंक गया था और चौंक कर मैं सीधा हो गया और अब उस शख्स को ही मैं देखने लगा। वो शख्स किस कदर तकलीफ में था। मुझे देखकर उसने हाथ उठाया और कर्बनाक आवाज में वो कहने लगा, खुदा के लिए बेटे मेरी मदद करो, खुदा के लिए। मैं जल्दी से उस बूढ़े शख्स के, उस ज़ईफ शख्स के करीब पहुंच गया और मैंने जल्दी से उन्हें सहारा दे दिया। वो गिरने ही वाले थे कि मैंने उन्हें संभाल लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस बूढ़े शख्स को मैं उनकी सीट तक लेकर आ गया। मैंने उन्हें सीट पर बिठा दिया। वो बूढ़ा आदमी पसीने पसीने हो रहा था। पता नहीं कैसे वो घबराए हुए थे बहुत ज्यादा, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे इस बूढ़े शख्स को, इस बूढ़े आदमी को दिल की कोई मर्ज हो या दिल की कोई तकलीफ हो। मैंने आहिस्ता से उनके सीने पर मालिश की। तभी उन्होंने अपनी खुश्क जबान होठों पर फेरते हुए मुझसे कहा, पानी बेटा, मुझे पानी दे दो। मैंने जहाँ पर उन्हें बिठाया था उसके ठीक सामने देखा तो उनका सामान, उनका लगेज वहीं पर रखा हुआ था और उनके उस सामान में एक थर्मस भी था जिसमें ठंडा पानी भी मौजूद था। मैंने थर्मस निकाला और उन बूढ़े शख्स को पानी पिला दिया। वो गहरी सांस ले रहे थे। तभी मैंने उनसे पूछा, आपको दर्द कहाँ पर हो रहा है? तभी उन्होंने दिल पर हाथ रखा और दिल पर हाथ रखते हुए मुझसे कहा, यहाँ हो रहा है दर्द, यहाँ। मैंने परेशान निगाहों से चारों तरफ देखा और भला अब मैं उसके लिए कर भी क्या सकता था। उसने चंद लम्हों के बाद फिर पानी की तरफ इशारा किया। मैंने दोबारा उनको पानी पिला दिया। मेरी बेचैन निगाहें अब चारों तरफ घूम रही थी। चारों तरफ मैं मुआयना कर रहा था और मैंने दिल में ख्याल भी कर लिया था कि अगर जंजीर खींचता हूँ तो उससे भी मुझे क्या मदद मिल सकती थी। अगर जंजीर खींच भी देता तो कौन मेरी मदद करता यहाँ। बहरहाल चंद लम्हों के बाद उन बूढ़े शख्स की हालत हद दर्जे तक ठीक हो चुकी थी। मैं उनके पास बैठा और उनके सीने पर मालिश करता रहा, उनके सीने को सहलाता रहा। चंद लम्हे और उसको सुकून के मिले और सुकून मिलने के बाद मैंने फिर उनसे पूछा, अब कैसी हालत है आपकी? तब वो कहने लगे कि अब कुछ बेहतर है बेटा मेरी हालत। मैंने उनसे फिर पूछा, अगर आप कहें तो गाड़ी की जंजीर खींचकर मैं गाड़ी को रोकने की कोशिश करूं। तभी उन्होंने आंखों से, अपनी खुद की आंखों से इशारा किया कि मैं ऐसा बिल्कुल भी ना करूं। फिर उसके बाद काफी देर तक खामोशी छाई रही और उसके बाद उन्होंने एक और गहरी सांस ली और मुझसे कहने लगे, बेटा अब मैं काफी सुकून महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, मैं आपके पास मौजूद हूँ और अब आप आराम से लेटे रहिए। उस शख्स ने फिर मुझे जवाब दिया कि अल्लाह ताला बेटा आपको खुश रखे। मैं उनके सीने की मालिश करता रहा और वो शख्स, वो बूढ़ा शख्स अब पुरसुकून होता गया, उन्हें सुकून मिलता गया। फिर उसके बाद शायद कब उनकी नींद लगी ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन वो उसके बाद सो गए थे। जब वो गहरी नींद में चले गए और मुझे लगा कि अब मेरे उठने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं वहां जगह से उठकर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। हैरत और अफसोस की बात तो ये थी एक और कि ये आदमी जो था वो अकेला ही सफर कर रहा था और बूढ़ा शख्स भी था। काफी जो फासला था वो तय होता गया और जो वक्त था अब वो गुजरता जा रहा था। वो शख्स, वो बूढ़ा शख्स अब बहुत ही गहरी नींद सोया रहा। मैं 2-3 बार उठकर उसके नजदीक गया। मैंने उनको सोते हुए कई बार देखा। मैं यही देखना चाहता था कि फिर से इन्हें तकलीफ तो नहीं हो गई। जब मैंने एक और बार उठकर देखा तो उनका हाथ सीट से नीचे लटक रहा था। मैंने जाकर उनका हाथ जो था, जो लटक रहा था, उस हाथ को जाकर सीधा कर दिया। फिर बहुत देर बाद उनको होश आया। तब तक ट्रेन अपने सफर के 7 घंटे पूरे कर चुकी थी। कौन है ये बूढ़ा शख्स? क्या इसका ताल्लुक भी जिन्नातों के कबीले से है? क्या ये भी नाज़िम असलान का भेजा गया कोई षड्यंत्र है, या फिर ये कोई बूढ़ा शख्स शाजिल का मददगार साबित होगा? आखिर शाजिल इस ट्रेन से कहाँ उतरेगा और ये ट्रेन कहाँ को जाती है और शाजिल की अगली मंजिल क्या होगी? किस षड्यंत्र में शाजिल अब फंसने वाला है, या फिर शाजिल माशा को पाने के लिए क्या करने वाला है? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।